In this inscription, it has been found that in this inscription it has been found that Ashoka appointed an official धम्म महामात्रा, लिख दिया है, देख लेंगे। अशोका अपॉइंटेड एन ऑफिशियल धम्म महामात्रा। On the 13th year of his coronation, on the 13th year of his coronation, 13th year of his coronation, to spread Dhamma principles, to spread Dhamma principles. बच गई। रॉक एडिक्ट नंबर 6। इसमें अशोक अपनी किंगशिप थ्योरी के बारे में बताता है, मतलब मैं राजा हूं तो मैं क्या करना है, मुझे राजा के रूप में क्या करना चाहिए, ये सब बताता है वो। ठीक है, उसको किंगशिप थ्योरी कहते हैं। किंगशिप थ्योरी का मतलब होता है कि राजा की ड्यूटी क्या है, वो किससे अपनी ओरिजिन को मानता है, वो सारी चीजें। जैसे अशोक अपने आप को देव नाम पिए कहता था, देवताओं का प्यारा, और साथ ही साथ अपनी पैट्रियार्किक नेचर को बताता अपने रूल के, कि पैट्रियार्किक नेचर है यानी जनता के कल्याण के लिए वो शासन कर रहे हैं। इस तरीके की चीज वो बताना चाहता था। इसके थ्रू वो यही बात बताता है कि पैट्रियार्किक रूल था उसका। तो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, जैसे इतिहास में क्या है ना, बहुत सारे शासक अपने आप को धरती पर ईश्वर का अवतार मानते थे। ठीक है, वो ट्रीट करते थे अपने आप को कि मैं धरती पर ईश्वर का अवतार हूं, मुझे कोई रिमूव नहीं कर सकता। एंड नो वन कुड चैलेंज ऑन दिस अर्थ, ओनली गॉड वुड चैलेंज। ठीक है, केवल ईश्वर ही चैलेंज कर सकते हैं उनको, बाकी कोई नहीं। इसका मतलब है कि उनका तानाशाही नेचर नजर आता है, क्योंकि अगर कोई धरती पर चैलेंज ही उनको नहीं कर सकता तो इसका मतलब क्या शो करना चाहते हैं कि तानाशाही नेचर अपना, क्योंकि मुझे कोई हटा नहीं सकता। ठीक है, आई कुड नॉट बी रिमूव बाय एनीवन एंड ओनली गॉड, आई एम रिस्पॉन्सिबल ओनली टू गॉड। ठीक है, जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल है नहीं, ईश्वर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जिनका अस्तित्व कोई देखता नहीं है, सिर्फ मानता है कि ये हैं, उनके प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोचिए, जनता के लिए नहीं है। लेकिन अशोक ऐसा नहीं था, या मौर्यन रूलर ऐसे नहीं थे। मौर्यन रूलर यूज्ड टू डू द वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर द पीपल। ठीक है, और वो काम करते थे उनके लिए। तो लिख लेंगे, इट डिस्क्राइब्स किंगशिप थ्योरी, it describes kingship theory of Ashoka. It describes kingship theory of Ashoka. नेक्स्ट, रॉक एडिक्ट 7 लिख लेंगे। रॉक एडिक्ट 7, इसमें रिलीजियस पॉलिसी की चर्चा मिलती है। अशोक के रिलीजियस पॉलिसी के बारे में बताया गया है, और अशोक कहता है कि रिलीजियसली सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूं। ठीक है, और इस तरीके से वो बात अपनी करता है, यहां पर रखता है, इस अभिलेख में है, और सभी के वेलफेयर के लिए काम करता हूं इक्वली, मैं धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता हूं। ठीक है, कि मैं किसी धर्म के लोगों के लिए कोई विशेष काम करूं और धर्मों के लिए ना करूं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं करता है। लिख लेंगे, इट डिस्क्राइब्स अबाउट रिलीजियस पॉलिसीज of Ashoka. It describes about religious policies of Ashoka. Next, rock edict number 12. ये दोनों अभिलेख ने 7 और 12 मिलते जुलते लगेंगे आपको। इसमें सेकुलर पॉलिसी ऑफ अशोका की चर्चा है, यानी अशोक के धर्मनिरपेक्ष नीति की चर्चा है। अशोक के सेकुलर पॉलिसी का सीधा सीधा मतलब ये है कि अशोक कहता है इसमें है कि मैं चाहता हूं कि सभी धर्मों के लोग एक जगह पर मिलजुल करके रहें, वो ये बात कहता है इसमें, यानी जितने भी सेक्ट संप्रदाय उसके राज्य में हैं, वो सभी लोग एक जगह पर मिलजुल करके रहें, इससे साम्राज्य लंबे समय तक चलेगा।
ये बात करके अशोक अपनी सेकुलर पॉलिसी को बताता है कि हाउ सेकुलर वाज अशोका, ऑल्दो ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म बट ही नेवर गॉट प्रमोटेड बुद्धिज्म देयर इन द एम्पायर। ठीक है, वो चाहता था कि सभी धर्म के लोग, अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन किया था। धर्म परिवर्तन करने से पहले अशोक किस धर्म को मानता था? एनी आइडिया? अशोक का रिलीजन शैव रिलीजन को मानता था, शिव भक्त था अशोक, शैविज्म को मानता था। और दो लोगों ने धर्म परिवर्तन, वैसे तो कई लोगों ने किए थे, लेकिन दो लोगों ने स्पेशल धर्म परिवर्तन किया। एक तो हर्षवर्धन का नाम आएगा जो भी बौद्ध धर्म अपनाता है, अशोक का नाम आएगा जो भी बौद्ध धर्म अपनाता है। ये दोनों जो है शिव भक्त थे पहले, बाद में बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। ठीक है, दोनों को दोनों शैविज्म को मानते थे, बाद में बुद्धिज्म मानने लगे। ये कोइंसिडेंस हो सकता है। ठीक है, और उसी में से हर्ष का एक कंटेम्प्रेरी रूलर था बंगाल का, गौड़ वंश का शासक शशांक। शशांक शिव का बड़ा भक्त था और बौद्धों का दुश्मन था, और बोधि वृक्ष को कट करवा करके गंगा में फेंकवा दिया था। ठीक है, तो ऐसे शासक इनटॉलरेंट होते हैं। अशोका इनटॉलरेंट नहीं था, ही वॉज सेकुलर रूलर। और सेकुलर क्या है ये बातें आ ही जाएंगी किसी न किसी दिन। जिस दिन मन किया कि मुझे कम्युनल या सेकुलर समझा देना आपको, उस दिन समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, जनरली लोग जानते नहीं है, हाँ ये रियलिटी बता रहा हूं मैं, जनरली लोग जानते नहीं है, बस शब्द सुना है कि हाँ धर्मनिरपेक्ष कुछ होता है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब धर्म से निरपेक्ष होना नहीं होता, बल्कि बहुत सारी इसमें चीजें आती हैं। ठीक है, कम्युनल होना क्या होता है उसी से जुड़ा हुआ मामला है। कम्युनल इज जस्ट अपोजिट वर्ड ऑफ सेकुलरिज्म। कम्युनलिज्म एंड सेकुलरिज्म बोथ अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, आप एक को डिफाइन कर लेंगे, दूसरा अपने आप डिफाइन हो जाता है। तो वो चीजें समझते नहीं बहुत सारे, लिख लेंगे इसमें कि इट डिस्क्राइब्स सेकुलर पॉलिसीज ऑफ अशोका। इट डिस्क्राइब्स सेकुलर पॉलिसीज ऑफ अशोका। नेक्स्ट, रॉक एडिक्ट नंबर 13। रॉक एडिक्ट नंबर 13। इसमें कलिंग युद्ध की तो चर्चा है ही है, लेकिन साथ ही साथ कलिंग युद्ध के बाद विदेशों में बहुत सारे एम्बेसीज या राजदूतों को भेजे जाने की चर्चा, विशेषकर 5 देशों में, 5 यूरोप यूनानी देशों में, ग्रीक कंट्रीज में एम्बेसी भेजे जाने की चर्चा करता है। 5 के नाम भी लिखता है इसमें, कौन कौन से देशों में भेजा था। नाम बड़े अनोखे हैं, बड़े कठिन भी हैं। ठीक है, लिख लेंगे इसमें। इट डिस्क्राइब्स अबाउट कलिंगा वॉर। It describes about Kalinga war that had been fought by Ashoka. It describes about Kalinga war that had been fought by Ashoka. That had been fought by Ashoka. Next लिखेंगे, it also describes 5 countries, 5 states लिख लेंगे ना। It also describes 5 states where Ashoka sent his ambassadors where Ashoka sent his ambassadors। 5 के नाम अगर लिखना हो तो लिख लें। अंत्यकिन, पहला नाम लिखेंगे अंत्यकिन। अंत्यकिन जो है ये मैसिडोनिया का नाम है, इन ब्रैकेट मैसिडोनिया लिख लेंगे ना। यहां का शासक जो था एंटीगोनस, एंटीगोनस गोनाटस। आपसे वैसे ये नाम तो नहीं पूछेंगे क्योंकि इतना अंदर नहीं जाएंगे वो, बस 5 का नाम किसमें मिलता है ऐसे ही पूछ लेंगे। ठीक है, दूसरा नाम है मग। घर में जो होता है वही मग, लेकिन उसमें यू आता है, इसमें ए आता है। मग, मग जो है ये एपिरस नाम है इसका, एपिरस। एपिरस, इसका शासक मगस था, MAGAS, मगस किंग था यहां का। थर्ड जो नाम मिलता है इसमें है सिरीन का नाम मिलता है, सिरीन।
सीरीन का शासक जो है अलेक्जेंडर था, वो अलेक्जेंडर नहीं, वो तो मर गया था। सीरीन, अलेक्जेंडर। फोर्थ नेम जो है तुर्मे नाम मिलता है, तुर्मे। तुर्मे का जो शासक था टॉलमी फिलाडेल्फस। तुर्मे इजिप्ट है, ब्रैकेट में इजिप्ट लिख लेंगे ना, तुर्मे इजिप्ट है, टॉलमी फिलाडेल्फस। टॉलमी फिलाडेल्फस। टॉलमी फिलाडेल्फस। नेक्स्ट फिफ्थ है एंटीओक। एंटीओक जो है सीरिया था, एंटीओक सीरिया। सीरिया से ही बाद में कुछ राजदूत जो आए थे बिंदुसार के दरबार में, ठीक है। और यहां का शासक एंटीओकस था, एंटीओकस। आपको विदेश नीति भी पढ़नी है ना, तो ये नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि विदेश नीति में ये नाम नहीं अगर लिखेंगे ना तो नंबर नहीं आएंगे, तो इसलिए आपको नाम याद करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। अगर मान ले गलती से विदेश नीति अशोक की पूछ दिया गया तो पांचों नाम नहीं लिखेंगे तो विदेश नीति जस्टिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि विदेश नीति थी भी, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला पार्ट, 13 नंबर तक हो गया, 14 में कुछ है नहीं ज्यादा ऐसा, ठीक है। कंटिन्यू कराऊं, ब्रेक दूं? ब्रेक दे दूं? मैं सोच रहा था पूरा ही करा देता इसको, चलिए कोई नहीं, करा दूं? ठीक है ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, ब्रेक ले ले, ब्रेक ले ले, मुझे भी थोड़ा लग रहा है कि चाय वाय पी लेना चाहिए। आज बहुत देर से ट्रेन आई है, इसीलिए आपकी क्लास जो है 2:30 से हुई ना, 2:30 के बाद ही शुरू हुई है ना। दिन पर दिन लेट होता जा रहा है ट्रेन में। आप लोगों को आवाज आ रही थी मेरी? हेलो, बैटरी तो डाउन है एकदम। आवाज बुलंद है? चलिए आप तक पहुंच जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात है। केवल ज्योग्राफी से कनेक्ट करना था उसको। स्टार्टिंग का मतलब इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में लिखा है तो है, आप लोगों को याद नहीं आ रहा था? सीधे लिखे ना, कुछ नहीं आया तो द ग्रेट मौर्यन रूलर्स, ठीक है, सॉरी द ग्रेट मगध रूलर्स, या यहां से ना शुरू करके बल्कि 6th सेंचुरी शुरू करें। ड्यूरिंग 6th सेंचुरी बीसी मगध वॉज अ महाजनपद, but due to its great rulers and ideal geographical location, Magad gradually developed as an empire. इस तरीके से करके लिखे। And the most pivotal role that had been played by geography, because idealistic or favorable geographical condition made provided economic, military and social एक तरीके से importance provide किया, उसको करके लिखेंगे आप लोग, हो जाएगा, ठीक है। कुछ उसी के आसपास से इंट्रोडक्शन खोजना है आपको, ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक आएगा, जो भी इंट्रोडक्शन होगा उसके आसपास से खोजना है, ठीक है। या कंक्लूजन भी जो लिख रहे हैं उसी के आसपास होगा वो। बहुत ये नहीं है कि आप मौर्य काल के बारे में कुछ और लिखने लगे या मगध के बारे में कुछ और लिखने लगे। मैंने क्या बताया कि ड्यूरिंग 6th सेंचुरी बीसी इट वाज वन ऑफ द महाजनपदास among the 16 महाजनपदास, but gradually it turned into an empire due to favorable geographical condition and its great rulers। और इसमें सिर्फ क्वेश्चन शायद ज्योग्राफी से रिलेट कर रहा था, उसमें रूलर्स के बारे में नहीं लिखना था, इसलिए क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ेंगे ना, तभी उसके अनुसार उसको क्वेश्चन का आंसर को करेंगे। ये नहीं कि जो लिखाया गया सब आ जाएगा, बल्कि हो सकता है कुछ एक पार्ट पूछा गया हो तो उस पार्ट को ही आपको कवर करना है।
दूसरा पार्ट लिखेंगे उस पर नंबर कुछ मिलना नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट होगा उसमें। तो ज्योग्राफी से कनेक्ट करके 3 चीजों को लिखना है आपको, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिको मिलिट्री स्ट्रेंथ, एंड ज्योग्राफी एंड सोशियो कल्चरल स्ट्रेंथ। यही 3 चीज करके लिख देना, उसको एलिब्रेट कर देना है, ठीक है। बाकी अगर मैप बनाना होगा तो मैप भी बना देंगे, आप लोग बनाया ही था मैंने, हाँ उसी तरीके से करना है। तो जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं। आज एक मेंस का टॉपिक भी मुझे कराना है, क्योंकि नहीं अगर होगा तो फिर चीजें अधूरी रह जाती है ना। आज एक कम से कम एक मेंस का टॉपिक, एक्सटेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर, ये करना हमें है। तो रॉक एडिक्ट मेजर हो गया है, माइनर रॉक एडिक्ट। माइनर रॉक एडिक्ट, तो माइनर इसे क्यों कहा जाता है मैंने बता दिया कि एक एक लेख मिले हैं, छोटे हैं, इसलिए इसको माइनर के नाम से जाना जाता है। माइनर रॉक एडिक्ट, जैसे जनरली अशोक का नाम अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता है, लेकिन 4 ऐसे माइनर रॉक एडिक्ट मिले हुए हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक पाया गया है। 4 के अलावा और किसी अभिलेख में, जितने भी मैं बता रहा हूं, कहीं पर भी अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता। अशोक को जनरली देवनाम्पी प्रियदर्शी राजा के नाम से पुकारा गया उसके अभिलेखों में। तो देवनाम्पी प्रियदर्शी राजा अशोक ही था, ये कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ना शुरू किया था इसे तो बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन लैंग्वेज के जो चीजें हैं ना, सिमिलरिटीज, उसके आधार पर यह कहा गया कि अशोक वॉज देवनाम्पी प्रियदर्शी राजा, इट वॉज अशोका, क्योंकि चारों इंस्क्रिप्शन जो उसके लैंग्वेज बाकी इंस्क्रिप्शन से मिलती जुलती है, उसकी लिखने की स्टाइल मिलती जुलती है, उसके बेसिस पर यह कहा गया कि अशोका वॉज एक्चुअली देवनाम्पीय। तो 4 कौन कौन से हैं वो नाम लिखना है। बाकी सासाराम से भी एक माइनर रॉक एडिक्ट मिला है जिसमें अशोक का नाम नहीं मिलता, लेकिन सासाराम बिहार में है, वहां से भी माइनर रॉक एडिक्ट मिला है, लिख लेंगे इसको। जनरली Ashoka is known as Devanampiya. Ashoka is known as Devanampiya. In his inscriptions, known as Devanampi in his inscriptions. But in 4 minor rock edicts, Ashoka's name has been found. तो चारों के नाम लिख लेंगे। मस्की, ब्रह्मगिरी, दोनों कर्नाटका में है। मस्की, मित्तूर, उदयगोलन, गुर्जरा। गुर्जरा मध्य प्रदेश, उदयगोलन, मस्की, ब्रह्मगिरी, गुर्जरा एंड उदयगोलन। उदयगोलन भी कर्नाटका में ही है। ठीक है, ये 4 जगहों से अशोक के नाम के अभिलेख मिले जिसमें अशोक का नाम पाया गया, बाकी किसी में नहीं पाया गया। तो क्वेश्चन अब कैसे पूछेंगे इतना तो आइडिया लग ही जाएगा आपको, कि पूछ देगा कि इसमें से किस अभिलेख में अशोक का नाम पाया गया है, इसमें से कोई एक रख देगा और बाकी और रख देगा। ठीक है, तो या चारों में से 3 कोई रख देगा और एक नहीं रखेगा, पूछेगा कि इसमें से किस अभिलेख में अशोक का नाम नहीं पाया गया है। इस तरीके से कर लेंगे। और सासाराम से भी एक माइनर रॉक एडिक्ट मिला है, लिख लेंगे।
Another rock edict has been found from Sasaram, Bihar. Another rock edict has been found from Sasaram, Bihar. Another rock edict has been found from Sasaram, Bihar. अगला कैटेगरी, अगली जो है पिलर एडिक्ट, मेजर पिलर एडिक्ट, तीसरी कैटेगरी। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में केवल मिलता है, बाकी किसी स्क्रिप्ट में नहीं मिला हुआ है, और ये 6 जगहों से मिले हैं कुल मिलाकर के। 7 टोटल पिलर्स पर 7 लिखे हुए हैं। जैसे पिलर्स आपने अगर देखा होगा कुछ इस तरीके का बनता है। ये थोड़ा सा ये ऊपर से पतला और नीचे इसका बेस चौड़ा होता चला जाता है। दिखेगा नहीं, मतलब इसमें दिख रहा है आपको, जब अभिलेख देखेंगे ना तो बहुत माइन्यूटली जब ऑब्जर्व करेंगे तो थोड़ा सा इसका बेस चौड़ा है, ऊपर पतला होता जाता है। इसी पर ये लिखा जाता है, इसी बेस पर। इसके ऊपर तो कमल की आकृति बनी हुई है, चौकी बनी हुई है, फिर उसके ऊपर एनिमल्स बैठाए गए हैं। वो उसके आर्टिस्टिक व्यू को दिखाता है। ऊपर वाला पार्ट नहीं है, इस पर नहीं लिखा गया, लिखा इस पर गया है। तो 1 से लेकर 7 तक इसी पर लिखे गए हैं। ठीक है, इसी पार्ट पर लिखे जाते हैं। जैसे अगर देखा होगा आप लोगों ने फोटो वगैरह में सारनाथ पिलर, तो सारनाथ पिलर मेजर रॉक एडिक्ट, मेजर पिलर एडिक्ट में नहीं है, माइनर पिलर एडिक्ट में है। लेकिन सारनाथ पिलर भी एक पिलर है, ठीक है, जो माइनर में आता है, मेजर में नहीं आता है। बट मेजर पिलर एडिक्ट बड़े साइज के होते हैं इनके। ठीक है, लिख लेंगे। इट हैज बीन फाउंड इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, इट हैज बीन रिटन, लिख लेंगे ना, इट हैज बीन रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, written in Brahmi script and found from 6 places. Found from 6 places. मेरठ, दिल्ली, टोपरा, दिल्ली। ये नाम इस तरीके से होने का कुछ कारण है। पहले ये मेरठ में था, बाद में दिल्ली ले जाया गया। पहले ये टोपरा हरियाणा में था, मेरठ तो उत्तर प्रदेश में जानते ही हैं, बाद में दिल्ली ले जाया गया। तो जिसने जो ले गया था उसका नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक मतलब इसको उठा करके दिल्ली उठवा करके ले जाता है, खुद नहीं ले जाता, मतलब मजदूरों से ले जाता है, क्योंकि बड़े बड़े हैं ये। तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में कई बार टूट जाती है चीजें, लेकिन ये प्रिजर्व करके एक मस्जिद के पास वहां पर खड़ा करवा देता है। पढ़वाने की कोशिश भी करता है, बट ही कुड नॉट गेट सक्सेस। ठीक है, बट ये अभिलेख अभी दिल्ली में है फिलहाल। पहले ये कहीं और था, दिल्ली ले जाया गया इसे। ठीक है, तो पहले वाला प्लेस जो है वो बदल करके अब स्थान दिल्ली शिफ्ट हो गया। लिख लेंगे। बोथ द इंस्क्रिप्शंस, both the inscriptions had been shifted to Delhi. Both the inscriptions had been shifted to Delhi from their respective places. Shifted to Delhi from their respective places by Firoz Shah Tughlaq. Firoz Shah Tughlaq. फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का शासक था और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर आता है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, तीसरा है इलाहाबाद पिलर। इलाहाबाद पिलर एडिक्ट पहले ये भी कौसाम्बी में था। इलाहाबाद के पास एक जगह है कौसाम्बी, वहां पर रखा गया था और उसे शिफ्ट करके इलाहाबाद के लाल किले में ले आया गया और इलाहाबाद का लाल किला कंस्ट्रक्ट करवाया था अकबर ने। तो अकबर ही इसे शिफ्ट करके ले आया था। इस पर शुरू में ये प्लेन था, मतलब अकबर जब ले आया था प्लेन नहीं था, बट कुछ लोगों के लेख लिखे गए थे इस पर। बट शुरू में प्लेन था। अशोक का लेख है, अशोक का लेख इस पर मिलता ही नहीं है। इसीलिए इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को उसकी रानी के लेख मिलने के कारण से
क्वींस इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अशोक का कौन सा अभिलेख क्वींस इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, रानी का लेख। ठीक है, तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑल्सो नोन एज क्वींस इंस्क्रिप्शन। अशोक की कई रानियां थी, तीन चार रानियों के नाम तो मिलते ही मिलते हैं, उसमें से एक रानी का नाम अभिलेखों में मिलता है। अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन तो कि विच क्वीन ऑफ अशोका नेम हैज बीन फाउंड इन इंस्क्रिप्शंस एंड इन विच इंस्क्रिप्शन, ये सब क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो विच तो समझ में आ गया, एंड विच क्वीन कौन सी रानी है, तो रानी का नाम भी तो जानना पड़ेगा। तिस्य रक्षिता, महादेवी, कारुआकी, तो कारुआकी थी। हाँ, नाम अगर पढ़ा है ना तो आ जाएगा याद। अगर कहीं से भी किसी समय पढ़ा है ना तो नाम याद आ जाएगा, क्योंकि अनोखा ही नाम है ना, इन लोगों का नाम भी अनोखा ही होता। कारुआकी कौन नाम रखता आज की डेट में है। चलिए थोड़ी देर के लिए महादेवी कोई रख भी ले, तिस्य रक्षिता भी नहीं रखेगा, ठीक है, और कारुआकी, ये सब नाम अनोखे ही हैं, तो लिख लेंगे। On this inscription, four edicts of different periods on this pillar, four edicts of different periods has been found. Four edicts of different periods had been found. तो पहला लिख लेंगे कारुआकी, ये अशोक की रानी थी, अशोकास क्वीन। दूसरा समुद्रगुप्त, इसी को प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। समुद्रगुप्त का यही वाला पार्ट ना प्रयाग प्रशस्ति है। अच्छा, हम लोग समझते हैं ना ये सब अलग अलग होता है। देखें कि इतिहास में कई बार चीजें हम समझते ही नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति मानते अलग होगा, ये अलग होगा, एक ही पर है ये, बस उसका वो पार्ट प्रयाग प्रशस्ति हो गया। ठीक है, तीसरा जहांगीर, सॉरी बीरबल, बीरबल का लेख भी है इस पर। एंड फोर्थ है जहांगीर। फोर्थ जहांगीर। तो ये हो गया। बाकी जो अभिलेख मिले हैं वो सब बिहार से मिले हैं। तीन में एक है लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरराज, ये दो हो गए, और रामपुरवा, ये तीन अभिलेख जो है चंपारण जिले से मिले हैं, तीनों बिहार में हैं। हटा दूं, फोर्थ लिख लें लौरिया अरराज। अच्छा, इसके सामने लाइन छोड़ देंगे ना थोड़ा सा, इसमें कुछ लिखना है आप लोगों को। लौरिया नंदनगढ़ एंड रामपुरवा, तीनों चंपारण में हैं। तीनों के सामने इन तीनों पर कुछ न कुछ फिगर बने हुए, एनिमल फिगर बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए उसको लिखना है एनिमल फिगर कौन कौन से हैं। लौरिया अरराज गरुना फिगर बना हुआ इस पर है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना आपको, है ना। गरुना फिगर, इस पर जो है लाइन फिगर बना हुआ है, एंड इस पर जो है नटुआ बुल बना हुआ है। नटुआ बुल, नटुआ बुल फिगर लिख लेंगे ना रामपुरवा पर।
नाउ 3 हो गए, चौथे नंबर पर आ जाए, माइनर पिलर एडिक्ट। माइनर पिलर एडिक्ट, सांची और सारनाथ दो बड़े महत्वपूर्ण पिलर हैं। अभी आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा इसको, बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया है। दोनों को पिलर ही है, और इसका टॉप पार्ट जो है ना बहुत आर्टिस्टिक बनाया गया। दोनों का टॉप पार्ट बहुत आर्टिस्टिक है, लेकिन सारनाथ का ज्यादा आर्टिस्टिक है। दोनों में कॉमन फीचर ये है कि दोनों में 4 शेर बैठाए गए हैं टॉप पार्ट पर। ठीक है, जैसे अभी ऊपर बनाया था ना मैंने ये वाला, ये तो इसके बाद जो है ये कमल है, उल्टे कमल जैसा है, इसको इन्वर्टेड लोटस कहा जाता है। इसके ऊपर चौकी बनी हुई है, कहीं पर ये चौकी स्क्वायर्ड है, कहीं पर ये राउंडेड है, गोल है। जैसे सारनाथ में राउंडेड है ये चौकी, उस राउंडेड चौकी को अबेकस कहा जाता है। अबेकस, अबेकस के ऊपर जो है एनिमल कैपिटल बने हुए हैं। जैसे 4 लायन कैपिटल जो है वो सारनाथ और सांची पर बने हुए हैं, 4 लायन कैपिटल, और चारों पीठ से पीठ सटाए हुए बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के दुश्मन है, बट इट सीम्स दैट दे वांटेड टू प्रोटेक्ट द एम्पायर ऑफ अशोका ऑल अराउंड, ऑल द डायरेक्शंस स्ट्रांगली। इसका एक सिंबॉलिक महत्व है, ठीक है। यानी दे वांटेड टू प्रोटेक्ट द एम्पायर ऑफ अशोका स्ट्रांगली, बिकॉज इनकी मसल जो है ना वो कलाकार ने इस तरीके से बनाया कि उभरी हुई दिखी है। ऐसा लगता है दे स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड द एम्पायर ऑफ अशोका ऑल अराउंड, एंड इन दिस वे अशोका बिकम ए चक्रवर्ती किंग। चक्रवर्ती का मतलब कि एक ऐसा शासक जिसका साम्राज्य चारों दिशाओं में हो, उसको चक्रवर्ती किंग कहा जाता है, ठीक है। और उसके शेरों के सर पर, जो सारनाथ वाला पिलर है ना, शेरों के सर पर एक तरीके का व्हील लगा हुआ है, व्हील बना हुआ है, रखा हुआ है, जबकि सांची पिलर पर व्हील नहीं है। इसलिए सारनाथ पिलर ज्यादा आर्टिस्टिक है। सारनाथ पिलर ही भारत का नेशनल एम्ब्लेम है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्ब्लेम यही है। जहां पर भी राष्ट्रपति की मुहर लगती है या कहीं पर भी आप देखेंगे नोटों पर, यही वाला पिलर बना हुआ है, ठीक है। सारनाथ पिलर बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है अपने आप में। इसकी जो चौकी है ना उस पर भी जानवर बनाए गए हैं, चौड़ी चौकी है काफी अबेकस, उस पर जानवर इस तरीके से बनाया गया, लग रहा है मूविंग कंडीशन में चलते हुए दिख रहे हैं। और बीच बीच में उसमें चक्र भी बना हुआ है, चौकी के ऊपर चारों तरफ चक्र भी है। इस तरीके का स्टाइल है उसका, लिख लेंगे इसको। सांची एंड सारनाथ पिलर्स, सांची एंड सारनाथ पिलर्स, Sanchi and Sarnath pillars have been found. सांची एंड सारनाथ पिलर हैव बीन फाउंड। सांची मध्य प्रदेश में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में ना, हैव बीन फाउंड ऑन बोथ दीज पिलर्स, ऑन बोथ दीज पिलर्स 4 lion figures, 4 lion figures have been made on both these pillars. 4 lion figures have been made above abacus, above abacus। अबेकस वो जो चौकी होती है ना उसको कहा जाता है अबेकस, ABACUS, अबेकस। और अगला पॉइंट लिख लेंगे कि सारनाथ पिलर, सारनाथ पिलर has been declared as the national emblem, Sarnath pillar has been declared as the national emblem of India, national emblem of India। नाउ लास्ट पार्ट इसका है केव एडिक्ट। जहानाबाद बिहार में, गया के पास है ना ये, जहानाबाद बिहार में कुछ पहाड़ियां हैं, वहां पर 2 पहाड़ियां हैं, एक तो बराबर और दूसरी नागार्जुनी रेंज। इन दोनों पहाड़ियों पर गुफाएं बनवाई गई हैं। ये रॉककट आर्किटेक्चर का इनिशियल एग्जाम्पल माना जाता है। रॉककट आर्किटेक्चर का मतलब होता है जहां पर पहाड़ियों को काट काट करके गुफाएं बनवाई जाएं। इसको अगर देखना है तो दक्षिण भारत आप लोग चले जाएं,
इसके आर्किटेक्चर को देखना अगर है ना तो दक्षिण भारत जाएं, घूम कर आए एक बार, देखें कि किस तरीके से इंजीनियरिंग का एक से एक एग्जाम्पल आपको वहां पर देखने को मिलेगा। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर लाइक कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा। एलोरा एक पहाड़ी है, उसमें कैलाशनाथ टेम्पल बना हुआ है, पहाड़ियों को काट काट करके बना हुआ है, ठीक है। मूर्तियां भी उसी में काटी गई हैं, पिलर्स भी उसी में काटे गए, मंडप भी उसी में काटे गए, गर्भगृह भी उसी में, विमाना भी उसी में, सब कुछ उसी में कट किया गया है। जितने भी आर्किटेक्चरल एलिमेंट होते हैं ना किसी टेम्पल के, सब उसी में कट किया गया, मोनोलिथिक है। इसका मतलब है कि उसी में कट करके उसको बनाया गया, और ये बड़ा यूनिक एग्जाम्पल है। और इसी तरीके से बहुत सारे हैं, एलिफेंटा गुफाएं, या फिर आप चले जाए अजंता केव्स, वहां पर अजंता केव्स में तो केवल आपको चैत्य मिलेंगे, विहार मिलेंगे, एंड चैत्य विहार और स्तूपा मिलेंगे, ठीक है। चैत्य मंदिर होते हैं बौद्ध धर्म के, विहारा जो है बुद्धिस्ट मोंग के रहने का निवास स्थान होता है, और स्तूपा उनका वर्शिप सेंटर होता है जिसकी पूजा वो करते हैं। इट इज अ सिंबल, बुद्धिस्ट सिंबल, ठीक है। तो वो एक मंदिर के अंदर बनाया जाने लगा, उसको चैत्य कहा गया, उसके अंदर ही इसको स्तूप कहा गया, और बगल में रहने के लिए मोंक्स के लिए एक घर बना दिया गया जिसको विहारा कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके की चीजें आर्किटेक्चरल बनाया गया है दक्षिण भारत में। जाएंगे आप लोग, देखेंगे, कभी मौका मिले जरूर जाएं, यूनिक एग्जाम्पल है ये अपने आप में, और सोच करके दंग रह जाएंगे कि एंशियंट पीरियड में इतनी टेक्नोलॉजी कहां से आ गई कि पत्थरों को इतना समय तक कट किया होगा लोगों ने, जो यूनिक है अपने आप में, आसान नहीं है। इसमें से शायद पल्लवा आर्ट है क्या आपके, देखे पल्लवा आर्ट पढ़ना है क्या आपको? पल्लवा एंशियंट का लास्ट पार्ट पल्लवा एंड चोला होगा, देखे। चोला तो है ये मैं जानता हूँ, पल्लवा है कि नहीं?